क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, सेंटेंस अगर हम हिंदी में बात करें तो सेंटेंस का मतलब अगर हम हिंदी में लें तो उसको हम बोलते हैं वाक्य। ठीक है, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो आपके अकॉर्डिंग वाक्य होता क्या है? सेंटेंस या वाक्य का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का जोड़, शब्दों का जोड़ बन के जो वाक्य बनाता है। लेकिन एक चीज है, शब्दों का जोड़, वाक्य मतलब हम शब्दों को जोड़ते हैं। हिंदी की क्लास नहीं है ये, शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों का जोड़। ठीक है, ये है। यानी अगर हम इंग्लिश में बोलें, इट्स द ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि शब्दों को जोड़ दिया और सेंटेंस बन गया। डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जो सेंस बना रहा है, मतलब बना रहा है। ठीक है, कि जिस वाक्य से जिन शब्दों को जोड़कर हम किसी मतलब पे पहुंचे उसको बोलते हैं सेंटेंस। ऐसे जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, द ब्लू स्काई इज, ये एक वर्ड्स है। द ब्लू स्काई इज यानी नीला आकाश है, ये हो सकता है। तो हिंदी में भी कर लीजिए, तो नीला आकाश है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये जो वर्ड है द ब्लू स्काई इज, वर्ड्स को जोड़ के बना है, क्या कोई सेंटेंस का मतलब बता रहा है? कोई सही वाक्य है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ के ये तो बन रहा है कि नीला आकाश है, लेकिन इसका सही मतलब नहीं निकल रहा। अगर वाक्य का मतलब निकालना है तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू यानी आकाश नीला है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या फर्क है? द ब्लू स्काई इज मतलब ब्लू स्काई वर्ड्स हैं, वर्ड्स को जोड़ के कोई सेंटेंस का मतलब नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ पे एक सेंस बन रही है। द स्काई इज ब्लू, नील आकाश जो है वो नीला है, आकाश नीला है। ठीक है, तो वाक्य का मतलब होता है जिसका मतलब निकले। आप कोई भी, हम कोई चीज आपको बोल रहे हैं, अगर हम टूटी फूटी चीजें बोल देंगे, शब्दों को जोड़ के कोई वर्ड बना दे, ये जा, ऐसे से तोड़ के, तो इसको कोई वाक्य का मतलब निकल रहा है? वाक्य होता है पूरे वर्ड्स को जोड़ के एक सेंस बनाना, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो आपके लिए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। डेफिनेशन कहीं भी अगर सेंटेंस की आती है स्टूडेंट्स, तो आप कभी भी ये मत लिखना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है? तो बताएं, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आपको यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। शालू शर्मा, वेलकम टू क्लास। निशांत चौहान, तारा कुमारी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू स्टूडेंट्स। सेंटेंस यहाँ तक आपको क्लियर है? एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गोरांग is doing painting। ठीक है, गोरांग इज डूइंग पेंटिंग मतलब गोरांग क्या कर रहा है? गोरांग पेंटिंग कर रहा है। ठीक है, गोरांग इज कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? पेंटिंग का काम कर रहा है। तो इसमें एक चीज देखो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंस बना रहे हैं कि वो किसका काम कर रहा है? वो पेंटिंग का काम कर रहा है। एक चीज यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम इसका एक और मतलब देख लेते हैं। एक और चीज देखिए, एक होता है अगर सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक चाहिए होता है सब्जेक्ट
ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। कई बार वर्ब को ही हम प्रेडिकेट मानते हैं, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस के 4 वर्ड्स लेते हैं। तो पहली चीज आपको सेंटेंस की डेफिनेशन देख लीजिए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, जो कंप्लीट थॉट यानी कंप्लीट सेंस देता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो आपको यहां से एक डेफिनेशन निकल गई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट थॉट। और एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? वर्ब। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे, राम इज प्लेइंग, ये सेंटेंस ले लीजिए। ठीक है, राम इज प्लेइंग, राम इज सब्जेक्ट एंड प्लेइंग इज वर्ब। क्लियर कि राम क्या है? जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब, जो काम, वर्ब क्या होती है? क्रिया। तो जो कर रहा है, राम क्या कर रहा है? राम इज प्लेइंग। तो सेंटेंस के अंदर, हर वाक्य के अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। तो यहां तक आपका ये पॉइंट भी क्लियर है और ये यहां तक आपको क्लियर है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, रॉबर्ट वॉज अ गुड किंग। रॉबर्ट क्या है? एक अच्छा राजा है। तो रॉबर्ट इज अ सब्जेक्ट एंड गुड इज एडजेक्टिव और किंग जो है वो राजा है। मतलब जो विशेषता भी बता रहा है, जो क्रिया भी बता रहा है, वो क्या आ गया आपका? सब्जेक्ट। ही हैड ए ग्रेट आर्मी, दिस इज अ सेंटेंस। रॉबर्ट एक अच्छा राजा है। तो वो एक सेंटेंस का, वाक्य का मतलब क्या है? कि रॉबर्ट जो है एक अच्छा राजा है। तो ये वाक्य का मतलब बता रहा है। अगर हम यही लिख देते रॉबर्ट गुड किंग वॉज, अगर इसको हम ऐसे लिखें, रॉबर्ट गुड किंग वॉज, तो इसका मतलब क्या है? ये कोई सेंटेंस बना रहा है। अगर इसको देखो, रॉबर्ट अच्छा राजा था, तो वो क्या चीज है आपकी? रॉबर्ट वॉज अ गुड किंग। रॉबर्ट जो है वो एक अच्छा राजा है। तो आई थिंक आपको यहां तक जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं आपका जो आपका यहां तक क्लियर है, तो आगे चलें। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब है 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 तरह के वाक्य होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वाक्य है वो क्लासिफाइड बाय देयर पर्पस। पर्पस होता है उसकी नेचर, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो जो इमेज फॉर्मेशन आपके आगे दिखाई है, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटिव, एक एक को समझो। 4 तरह के वाक्य हैं, ठीक है। सबसे पहला वाक्य मैंने लिया है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव क्या होता है? डिक्लेयर करना। स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे दी गई है, उस स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका रिजल्ट, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, एक स्टेटमेंट निकल गई है, जो हमने किया है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, किसी ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, तो वो आपका आ गया डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो वाक्य हमें डिक्लेयर्ड हो जाते हैं, जो हमें कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद अगर हमारा रिजल्ट निकल गया तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पास या फेल, फुल स्टॉप लग गया। पास हो गए तो आगे बढ़ गए, फुल स्टॉप है कि हम इस पेपर, उसके बाद आप वो पेपर नहीं दोगे अगर आपने पास हो गए। फेल, फुल स्टॉप लग गया, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? फुल स्टॉप तो लग गया कि आप फेल हो चुके हो, लेकिन उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या हो गया? आपको दोबारा पेपर भरना पड़ेगा, दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन मतलब जो स्टेटमेंट आ चुकी है, उस स्टेटमेंट को जो है हम, जो जिसने हमें इंफॉर्मेशन बता दिया, हम क्या करके आए हैं? डिक्लेरेशन। किसी ने जो स्टेटमेंट दे दी, जिसने कोई चीज एक बार बोल दी, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, राइट। वो आ गई आपकी स्टेटमेंट। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन करना, पूछताछ करना, इंटेरोगेट करते हैं। जैसे सीबीआई आती है, सीआईडी आती है, वो इंटेरोगेट करना शुरू करते हैं, क्यों, कैसे, कब। तो जो इंटेरोगेशन का मतलब है क्वेश्चन करना। क्वेश्चन का क्या होता है? पूछताछ, क्यों हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू टेलिंग ट्रुथ या व्हाई आर यू टेलिंग लाई, क्यों बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों किया, कब हुआ, किसने मारा, क्यों मारा, ये सारी चीजें क्या हैं? दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेशन करना, यानी पूछताछ करना। तो इसमें स्टेटमेंट में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी आपकी सूचना दे रहे हैं,
ठीक है। क्वेश्चन करना मतलब पूछताछ करना, इसको ऐसे लिख सकते हो, पूछताछ करना। आस्किंग समथिंग, टू आस्क समथिंग, राइट। इम्पेरेटिव, कमांड देना, मतलब कमांड करना क्या होता है, एडवाइस करना। कई बार आप कमांड दे रहे हो, कई बार आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। इम्पेरेटिव जो आपको बता रहा है, टू टेल अस समथिंग, कि आपने ये काम करना है, आपका मेन मोटिव है इस काम को करके आओ, तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज कमांड। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कमांड दी जाती है, जिसमें आपको कुछ करने को बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव। एक्सक्लेमेटिव, एक्सक्लेमेटिव क्या होता है, देखो एक चीज है, इसमें तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दैट इज एंड विद फुल स्टॉप। इम्पेरेटिव में कई बार एक्सक्लेमेशन होता है, कई बार क्वेश्चन मार्क होता है। एक्सक्लेमेशन निशान कौन सा होता है, ये फीलिंग्स। एक्सक्लेमेशन होती है फीलिंग्स बताना, इमोशंस बताना। तो जो एक्सक्लेमेशन है, हुर्रा वी वॉन द मैच, हम बहुत खुश हैं कि हम मैच जीत गए। या जैसे आपका कोई पेपर निकलता है और पेपर जो है आपने क्रैक कर लिया, तो आपको कितनी खुशी मिलती है, जो आपकी फीलिंग्स है, वाओ व्हाट अ रिजल्ट, ऐसी चीजें जो वाओ, हुर्रा, एलास, ये सारी चीजें क्या हैं, आपकी एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस। तो ये थी आपकी टाइप्स। अब हम एक एक टाइप का विद एग्जाम्पल कैसे करते हैं वो देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। यहाँ तक आपका क्लियर है तो हम आगे चलें। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मैंने आपको क्या बोला, डिक्लेयर करना, कोई स्टेटमेंट देना। जहां वर्ड आता है डिक्लेरेटिव, इट मीन्स स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दे दी गई है। क्या स्टेटमेंट दी गई है, रिजल्ट निकल गया आपका डीआरडीओ का, जो हम पेपर कर रहे हैं, जिसने भरा है उसका रिजल्ट निकल गया, आपके पास स्टेटमेंट क्या आई। अब आपके पास ऑप्शन है पास या फेल, राइट। तो पास और फेल की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, दैट इज द इंफॉर्मेशन। उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपको आगे ये पेपर भरना है द्वारा, या आपको पेपर नहीं करना है, दैट इज योर डिक्लेरेशन। तो ये डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो आपको स्टेटमेंट दे रहा है, जो आपको बता रहा है आपने क्या किया है पेपर में, वो आपको बता रहा है। कई बार जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड है, कई बार आपके बॉस ने एक स्टेटमेंट निकाल दी कि कल सुबह 8 बजे आना है। ये डिक्लेरेशन है कि रात को आपको 10 बजे तक काम करना है। एक नोटिस आ गया, एक डिक्लेरेशन आ गया, यू हैव टू डू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM टू टिल 10 PM। तो वो स्टेटमेंट है, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आपको इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है। तो वो आपकी क्या होगी कि दिस गिव्स अ इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपके पास फुल स्टॉप है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सुबह 8 बजे आना होगा, आपको 10 बजे जाना होगा। तो दैट इज योर डिक्लेरेशन। तो जो वाक्य हमें, या जो वाक्य का मतलब क्या होता है, जो जोड़ के हमें सेंटेंस बता रहे हैं या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक कंप्लीट सेंस बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। और उसका मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप, ठीक है। तो डिक्लेरेशन, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक चीज जरूर निकलेगी, सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे मैंने आपको बोला कि ये नेचर बताना है, ये सेंटेंसेस आपको नेचर, आपने कई जगह पे ये भी पढ़े होंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले और कई जगह पे आप तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों तरह के सेंटेंसेस हैं या वाक्य हैं जो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई लाइक कॉफी, आई एम अ कॉफी फ्रीकर, कि मुझे कॉफी पसंद है, ठीक है। ये मेरी नहीं, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हाँ मुझे कॉफी अच्छी लगती है। कई लोग ये बोलेंगे आई डोंट लाइक कॉफी, उसने इंफॉर्मेशन क्या दे दी, मुझे कॉफी नहीं पसंद, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, ठीक है। तो दैट इज की जो नेचर बता रहा है, किसी को ये चीज अच्छी लगेगी, किसी को ये चीज। आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक ट्रेवलिंग, दैट इज कि आपने स्टेटमेंट की मुझे ये काम अच्छा लगता है, दैट इज योर पॉजिटिव बिहेवियर। आई डोंट वांट टू टॉक टू विद दैट पर्सन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, आप उसका नेगेटिव बता रहे हो। मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, ये एक फुल स्टॉप लग गया कि मुझे टीवी देखना है, मुझे टीवी नहीं देखना, ये एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ गई। तो दिस इज आई लाइक कॉफी, आई डोंट लाइक कॉफी, ये दोनों नेचर्स हैं, अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती। तो आई होप कि आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर क्लियर हो गया तो हम आगे चलें। यस, तुषार ठाकुर, आई लाइक जिम,
हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ठीक है, उसका अब देखते हैं, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम आगे चलें। और आपको इंग्लिश का ये कंटेंट या जो समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सेंटेंस करें। दिनेश शर्मा, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू तनु गुलेरिया। अगर हम आगे चलें, आपको यहाँ तक क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने अभी पढ़ा। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन करना, पूछताछ करना। क्यों लेट क्यों आए, कहाँ थे इतनी देर, कब आए, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों मारा उसको। जैसे घर में भाई बहन की लड़ाई हो रही है तो उस टाइम पे आपके मदर बोल देंगे क्यों मारा, क्यों गए थे यहाँ पे, गिर गए कि कैसे गिरे, क्यों गिरे। व्हेन द क्वेश्चंस, जब आपसे पूछताछ की जा रही है, व्हेन द क्वेश्चंस अराइजेस। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ करना, क्वेश्चन पूछना। तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है क्वेश्चन करना, यानी आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो। जैसे CIDs वाले आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर्स आते हैं क्वेश्चन पूछने, कहाँ हुआ था एक्सीडेंट, कैसे हुआ, कैसे गाड़ी गिर गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देखो वहाँ पे हमने पढ़ा था डिक्लेरेशन में। अगर आप देखो तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि जो गिव्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ को फोकस करो कि जो हमें इंफॉर्मेशन बता, जो सूचना बता रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, दे वॉन्ट इंफॉर्मेशन, जो सूचना चाहते हैं। मतलब इंटेरोगेशन मतलब जो चीज़ पूछ रहे हैं, पूछताछ क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले और हम रिजल्ट तक पहुंचे। तो दैट द पर्सन्स हु वांट इंफॉर्मेशन, तभी जाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर हम नॉर्मल एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज दिस, हु इज wages, या who is preprise, in which preprise belong, where is preprise belongs to, these are the questions कि कहाँ पे है preprise, कौन पढ़ाता है इंग्लिश। these are the questions जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कैसा इंस्टीट्यूशन है, अगर हमने कहीं कोचिंग लेनी है, कैसा इंस्टीट्यूशन है, क्या रिजल्ट आएगा, अच्छा सब्जेक्ट देते हैं या नहीं। तो वहाँ से हम इंफॉर्मेशन, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, और हमेशा हम क्या करते हैं वहाँ पे इंटेरोगेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटेरोगेशन कहाँ पे एंड होती है, ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। हमारे दिमाग में वहाँ क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। जैसे हमने पेपर दे दिया, कैसा हुआ पेपर, बुरा हुआ, क्या होगा, अच्छा आएगा रिजल्ट, क्वेश्चन मार्क ही लगेगा कि अगर हम नहीं पढ़ के गए हैं, पता नहीं कैसा आया था, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो दीज आर द क्वेश्चन मार्क्स जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे। और इसमें क्या होता है, पहला वर्ड सब्जेक्ट व्हाट से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, ये। और इसके साथ ये जो ऑक्सिलरी लगाया है, ऑक्सिलरी होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कई बार व्हाट, आर, बी, डू, दीज आर द प्राइमरी ऑक्सिलरी जो टेंसेस के साथ या जो इंफॉर्मेशन, जो वर्ब्स हैं वो लगती हैं, उसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो व्हाट डिड यू, व्हाई डिड यू गो, अब व्हाई इज द क्वेश्चन मार्क, डिड ऑक्सिलरी आ गया, यू सब्जेक्ट, क्योंकि यू जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इज द वर्ब। तो ये आपकी चीज क्लियर होगी, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इम्पेरेटिव। ठीक है, इम्पेरेटिव क्या होता है, दैट गिव्स अ कमांड, मतलब जो कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज कीप द बुक दैट ऑन दैट प्लेस, पुट इट शुगर ऑन द टी, राइट, शट अप, एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस है। स्टॉप, डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, don't do that, these are the commands। sit down, these are the commands जिसमें आप किसी को कमांड दे रहे हो, tell us something कि वो कुछ करे। तो इसमें क्या आएगा, that gives a command, tell us to do something, जो हमें कुछ करने के लिए बोल रहा है। जब कुछ करने के लिए बोला जाता है तो हमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। कई बार हमें बोला जाता है प्लीज कीप क्वाइट,
राइट। तो प्लीज कीप क्वाइट का मतलब क्या, हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि हम कुछ करें, हम चुप रहें। तो दीज आर द एडवाइसेस, दीज आर द रिक्वेस्ट। तो एंड दे एंड विद या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो कई बार फुल स्टॉप लग जाएगा, डू इट, राइट, वाओ what a lovely glass, this is exclamation, wow what a result, ठीक है। wow you cracked the exam, this is the what wow you cracked the exam का मतलब है wow की बहुत अच्छे सी बात है कि तुमने वो पेपर क्रैक कर लिया। तो दिस इज योर, इसका मतलब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा बेस वर्ब आती है, इसमें कोई भी यूजली नो सब्जेक्ट, इसमें याद रखना इम्पेरेटिव में हमेशा हम वर्ब यूज करते हैं, डू इट, स्टॉप, दीज आर द वर्ब्स। लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्ट नहीं यूज करते, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब है यू, कमांड, जो कमांड दे रहा है वो कमांड कौन दे रहा है, सब्जेक्ट ही दे रहा है ना कमांड, डू इट, डोंट गो देयर। तो एक चीज याद रखना, जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट नहीं यूज करते, क्योंकि सब्जेक्ट जो कमांड दे रहा है दैट इज द सब्जेक्ट। तो उसमें हमेशा क्या यूज किया जाता है, वहां पे यूज किया जाता है बेस वर्ब। जैसे इसमें एग्जांपल है स्टॉप, डू नॉट स्टॉप, दीज आर द वर्ब्स। गिव हर कॉफी, गिव हर टी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, दीज आर द, कि कौन दे रहा है कमांड, कोई कमांड दे रहा है। तो वो सारी चीजें क्या हैं, आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपका। किसने, तुषार ठाकुर, सरप्राइज भी इसमें आएगा, किसमें, इम्पेरेटिव में। सरप्राइज करना मीन्स कमांड नहीं दे रहे हम, शॉक नहीं हो रहे हम, ठीक है। सरप्राइज जो होता है वो जस्ट एक तरह से फीलिंग्स है, वी आर शॉक्ड, मतलब डरना। तो वो फीलिंग्स जो हैं वो आती हैं आपके एक्सक्लेमेशन में। सरप्राइज जो है उसमें हम कमांड नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, या फिर हम किसी को पनिश कर रहे हैं, वहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये से आपको पीडीएफ भी जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। दिनेश शर्मा, गो टू हेल, एक तरह से भी ये भी एक कमांड है। सो ये गो टू हेल इट्स अ एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, एक्सक्लेमेशन देना मीन्स आपको एक तरह से इमोशंस, आपकी इमोशंस, शॉक्ड, आप एक तरह से सरप्राइज होगे अपना रिजल्ट देख के। आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आपका रिजल्ट जो है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कई लोग पेपर देते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे एफर्ट्स किए होते हैं, लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस की खातिर जो होता है वो पेपर जो होता है वो दे तो आते हैं अपनी तरफ से 100%, लेकिन कई बार अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स भी किए हैं, सब कुछ किए हैं, जब रिजल्ट आता है पूरी उम्मीद होती है कि वो पेपर क्रैक हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है मेरिट पे। अपनी तरफ से आपने पूरे एफर्ट्स किए हैं, लेकिन इस बार पेपर की मेरिट कितनी गई है, वो हाई है या लो है। और अगर मेरिट गई है और आप सिर्फ मेरिट के 0.5% से और आप नीचे रह जाते हो, तो व्हाट इज द फीलिंग, एक्सक्लेमेशन क्या इमोशंस होंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप वाओ तो बोलोगे नहीं, दीज आर द ओ, वर्ड क्या निकलेगा, ओह। तो ओ जो है दिस इज द एक्सक्लेमेशन, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आपके अंदर जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं, उनको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन निशान। तो एक्सप्रेस जो हमारी फीलिंग्स बताते हैं, एंड ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन पॉइंट। और एक्सक्लेमेशन कहाँ है, कैसे लगता है, एक डंडा और नीचे फुल स्टॉप, वाओ वी विल वॉन द मैच, हुर्रा वी विल गो देयर। तो दीज आर द वर्ड्स जहाँ हुर्रा, वाओ, अलास, ओह, जहाँ पे फीलिंग्स बताई जानी है, जिन वाक्यों में फीलिंग्स बताई जाएंगी उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। फीलिंग्स कैसी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। नेगेटिव फीलिंग्स, अगर आप हार गए हो तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स आती हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव फीलिंग्स कि आप बहुत एक्साइटेड हो, तो दीज आर द पॉजिटिव फीलिंग्स। जो वाक्य आपकी नेचर बता रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनको हम बोलते हैं आपकी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे इसमें क्या आएगा, व्हाट,
विशेषता बताना, प्लस एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट एंड वर्ब, हाउ, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, जैसे व्हाट अ लायर ही इज। इसमें देखो कई बार हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, लायर कितना झूठा है ये, ठीक है, कितना झूठ बोलता है, ठीक है। व्हाट एन आप दबंग 3 देख कर आए हो या दबंग मूवी देख कर आए हो, व्हाट अ मूवी, टाइगर जिंदा है, व्हाट अ मूवी, बोगस है चाहे वो अच्छी है। अगर कईयों को आजकल रिव्यूज आ रहे हैं कि दबंग 3 इज वेरी बोरिंग मूवी, कईयों को बहुत अच्छी लगी है, कईयों को एज कंपेयर टू दबंग 1 बहुत बकवास लगी है। तो व्हाट अ मूवी, व्हाट द फीलिंग्स यू आर शेयर्ड विद समवन, दिस इज द एक्सक्लेमेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड प्लीज बताइए कि आपको ये इंग्लिश का लेक्चर, क्योंकि आज फिर मेरी एक नई क्लास है इंग्लिश के लिए, तो आपको कैसी लग रही है और आपको समझ आ रही है, तो प्लीज बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। और प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। आई हैव ओनली 8 स्टूडेंट्स इन द टॉप चैट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब आते हैं, ये स्लाइड मैंने खाली इसलिए छोड़ी है, यहाँ पे आपकी ये जितने भी सेंटेंसेस हमने किए हैं, ये सेंटेंसेस हमने किए हैं नेचर के बेसिस पे। इमेज कैसे बन रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम कर रहे हैं आपके दूसरे सेंटेंसेस, ठीक है, जिनको हम मेजर बोलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देखो अभी जो हमने किए वो नेचर ऑफ सेंटेंसेस हैं। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उसको लर्न करने के लिए ट्रिक्स देख लेते हैं। पहले ट्रिक्स में सबसे पहले हम यूज करते हैं वर्ड क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, राइट, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब जो लाएगा वो एक क्लॉज लाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका मतलब एक क्लॉज का मतलब है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अगर 2 होंगे तो 2 सब्जेक्ट्स प्लस 2 वर्ब्स। ये क्या बनाएंगे? ये आपके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो क्लॉजेस पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज नोन एज क्लॉज, ठीक है। कुछ क्लॉजेस जो होते हैं, जैसे हम सेंटेंस करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सेंटेंस है। देखो कई सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस जो सिंगल होता है। सिंपल मीन सिंगल, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इन चीजों को पढ़ने से पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। पहले सेंटेंसेस, एक्चुअल सेंटेंसेस की जो टाइप्स है, जो काइंड्स हैं, वो ये वाली है जो हमने पहले पढ़ी हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बट दैट शोज द नेचर। जो मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है जो अब हम पढ़ेंगे वो है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं जो क्लॉज बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट। तो जो क्लॉजेस बनाते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो अपने नहीं, तो वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट जो अपना काम खुद कर रहा है, जो है दैट इज इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट, जैसे इसमें थोड़ा सा साइंस वर्जन पे आते हैं। प्लांट्स जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समथिंग। सनलाइट पे हैं लेकिन वो अपने आप के लिए कंप्लीट है। डिपेंडेंट, ऑल द यूनिवर्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। तो मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा और डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है? जो कंप्लीट है, जो अपने आप के लिए। जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है, वो अकेला, उसके पास खूब सारा पैसा है, सब कुछ है, और वो अपने आप चली जा रहा है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट की एक मदर है जो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, सारे बच्चे जो हैं वो मदर पे डिपेंडेंट है। या फिर एक टीचर की बात करो, आप हमसे इंग्लिश सीख रहे हैं या आप जो है पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट टीचर, दैट इज योर डिपेंडेंट क्लॉज। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है। तो उसके बाद
जो है, यहां तक आपका क्लियर है? तो सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सिंगल सेंटेंस। जो आपका क्या दे रहा है? सिंगल सेंटेंस, और इसका मतलब जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आई एम प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, वो अपने आप खेल रहा है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। राम इज वॉचिंग टीवी, वो खुद टीवी देख रहा है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जो सिंगल स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा सिंपल। और ये चीज जरूर याद रखना है, क्लॉज क्या होते हैं? जहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगेगी उसको हम बोलते हैं आपका क्लॉज। अगर एक सेंटेंस है या एक सब्जेक्ट एक वर्ब जो है वो एक क्लॉज बनाएगी, दो सब्जेक्ट दो क्लॉजेस क्या मिलते हैं? तो सॉरी, दो सब्जेक्ट इन दो वर्ब जो हैं वो दो क्लॉजेस बनाएगी। जितने सब्जेक्ट्स जितनी वर्ब्स उतने उतने क्लॉजेस बनते चलेंगे। तो सिंपल, अब हम एक एक का करते हैं। आपका पहली चीज इनको ही समझ लीजिए क्योंकि ये टर्म्स हैं जो काम आती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको बताया जो खुद के लिए खड़ा है, जो अकेला है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है, हु विच कैन स्टैंड अलोन, ठीक है, एज अ सेंटेंस, जिसके अंदर सिर्फ क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया राम इज प्लेइंग, ठीक है, राम इज प्लेइंग, मदर इज स्लीपिंग, मदर इंडिपेंडेंट सो रही है। तो दिस इज जो खुद खड़ा है, जो इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट, मदर इज सब्जेक्ट एंड स्लीपिंग इज वर्ब। सो जो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, जो अकेला खड़ा है, वो क्या है? वो कंप्लीट आइडिया दे रहा है उस सेंटेंस का। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई लाइक स्पैगेटीज, यानी आपकी कईयों को नूडल्स पसंद है। ही रीड मैनी बुक्स, मतलब ही रीड्स मैनी बुक्स में मतलब क्या है कि एक ही इंडिविजुअल है, एक ही सब्जेक्ट है जो काफी सारी बुक्स पढ़ रहा है। तो मतलब एक पर्सन अपना काम खुद कर रहा है, अपनी बुक्स खुद पढ़ रहा है। दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके सारे जो आंसर्स हैं। नेहा झामता, गौरव शर्मा, अभिषेक चंदेल, राकेश ठाकुर, शिखा पावड़ा, वेलकम टू द क्लास एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर होगा। दिनेश शर्मा जी, मैंने आपको यही बताया था कि गो टू हेल इज अ इम्पेरेटिव, इट्स नॉट एन एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। डिपेंडेंट क्लॉज अब आया, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि डिपेंडेंट मीन्स, डिपेंडेंट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, खुद नहीं है। जब वो किस पे डिपेंडेंट है, इट मस्ट बी अटैच टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। अपने आप को पूर्ण करने के लिए उसे किसी पे डिपेंड होना है। दो सेंटेंसेस हैं तो वो एक दूसरे पे जो डिपेंडेंट है या दूसरे पे जो डिपेंड करेगा उसको हम बोलते हैं। जैसे मदर, मदर के साथ फैमिली, ऑल द फैमिली मेंबर्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर। तो दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज कि वो अकेली एक मदर है जो सारे घर को संभाल रही है। तो मदर क्या होगी? इंडिपेंडेंट, अकेली है लेकिन उस पे सारे बच्चे, वो बच्चों को पढ़ा रही है या बच्चों के काम कर रही है। तो वो क्या हो गया? डिपेंडेंट, कि अकेला नहीं खड़ा होता, वो किसी के साथ, मतलब इंडिपेंडेंट के साथ खड़ा है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो इंसान खुद कंप्लीट है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपने लिए सारे काम खुद कर रहे हैं, लेकिन वी ऑल द मेंबर्स यानी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आपके प्लांट्स, ठीक है। तो वो क्या हो गया? डिपेंडेंट, की खुद तो कर नहीं सकते लेकिन उनको इंडिपेंडेंस के साथ अटैच होना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब सपोर्ट करना या उसके साथ खड़े होना। और इन वर्ड्स के साथ जो डिपेंडेंट होते हैं, ऑल्दो, आफ्टर, अबाउट, अनटिल, वेदर, आइदर, ये सब लगते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई लाइक दीज बुक्स बिकॉज, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट के साथ हम डिपेंडेंट भी बना रहे हैं
उसको हम बोल देते हैं आपके डिपेंडेंट क्लॉज। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, टीजीटी के मेडिकल की क्लासेस में बहुत जल्दी होंगे, पर स्टूडेंट्स अभी तक इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो जिन सब्जेक्ट्स या दिन आपकी उनकी नोटिफिकेशंस आई हैं, सबसे पहले हम कोर्सेज उनकी चलाएंगे जिनकी नोटिफिकेशन आ रही है। टीजीटी मेडिकल की क्लासेस भी आपको बहुत जल्दी देंगे, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया जो पर्सन, एनिमल, प्लेस को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, यानी उसका कंसेप्ट बताती है, क्या कर रहा है वो, उसका बाय आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब हर वो क्रिया के साथ क्वेश्चन मार्क्स लगना, उनके क्वेश्चंस को पूछना, दैट इज वर्ब, ठीक है। आई लाइक स्पेगेटी, ही रीड्स मेनी बुक्स, द मूवी इज गुड। तो इन सब में क्या आ रहा है? वर्ब, क्रिया, कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी वर्ब बताती है। और एक आता है ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल सी चीज है, अगर हम इसको कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, एक होता है मैसेज को देने वाला सेंडर, और एक होता है रिसीवर, और बीच में आता है मैसेज, ठीक है। जो दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज सब्जेक्ट, और जो ले रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको इसको अगर समझना है ना, किसी चीज को अगर समझना है, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर, ठीक है। मैसेज सेंडर और जिसने लिया है वो रिसीवर। तो सेंड करने वाला सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, और जो रिसीवर है, जो लास्ट है आपका ऑब्जेक्ट, दैट इज योर रिसीवर। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। हमने कोई इंफॉर्मेशन दे दी, उसके बाद जो उस ऑब्जेक्ट है, जो उसने मैसेज, जैसे हमने किसी को मैसेज भेजा, उसने मैसेज रिसीव किया, उसके बाद उसके प्रिजम्पशंस क्या आएगी, उसका फीडबैक क्या आएगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बाय आस्किंग द सब्जेक्ट डिड व्हाट, जैसे वो मान लो जैसे किसी ने मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो, ये क्या था, तो जिसने मैसेज रिसीव किया उसका मतलब क्या है कि क्या पूछ रहे हो, क्या करना है, या उसका फीडबैक देगा या आंसर देगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? प्रेपोजिशंस होती हैं जो आपकी प्रेपोजिशंस के साथ लगती हैं। फ्रेजेस ऐसे जो प्रेपोजिशंस के साथ जो जोड़ते हैं, कंजक्शंस होती हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। प्रेपोजिशंस जो एक तरह से आपको मॉडिफाई करते हैं सेंटेंसेस को, जैसे इन, एट, अनटिल, ये सारे क्या हैं आपके? बिहाइंड, आफ्टर, ड्यूरिंग, दीज आर द प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। उसके बाद वेयर, इन व्हाट वे, दीज आर द आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। अब हम कर रहे हैं टाइप। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। उसके बाद आता है सिंपल सेंटेंस। अब ठीक है, तो यहाँ सिंपल सेंटेंसेस क्या हैं? सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट एंड वर्ब को लेकर चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया? जो सिंपल एक स्टेटमेंट बताते हैं, जो आपको सिंपल स्टेटमेंट बताते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। यानी जिसके अंदर क्या है? ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब जो एक ही है। जैसे आपको मैं बार बार एक एग्जांपल दे रही हूँ, मदर इज स्लीपिंग, मदर इज कुकिंग, राम इज प्लेइंग। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जिसमें एक सिंपल सिंगल स्टेटमेंट आ रही है एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो सिंपल अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे इसमें शी रीड, ठीक है, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, he organized these sources by theme। अब इसमें देखो she read, who, एक क्या होता है? बॉय फैन है, इसका मैं मतलब बता देती हूँ। या फिर कई बार कंजंक्शंस यूज कर लो, कई बार कॉमास यूज कर लो। दो सेंटेंसेस को जोड़ने के बीच में कॉमा, सेमीकोलंस, ये सारे जो आते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड। दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है। जैसे मान लीजिए Ram is playing a cricket and Sita is watching TV। ये फैन बॉय मैं बताती हूँ, बॉय फैन क्या है।
राम इज प्लेइंग, ये अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है कि राम जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, ये एक सेंटेंस हो गया। सीता इज वॉचिंग टीवी, सीता जो है वो टीवी देख रही है, वो अलग एक स्टेटमेंट होगी। इसके बीच में क्या आया, एंड। अब देखो दो स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट है जो अपना अपना काम कर रही है, उनको जोड़ने के लिए एंड आया। तो फैन बॉय का मतलब क्या होता है, यहाँ पे F for, A for and, ठीक है, B for but, राइट, आपका Y for yet, Y से yet बन गया, B से O से और, ठीक है, F से for, A से and, N से नो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि दो कंपाउंड सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए आपके पास क्या आ गया, जो सेमीकोलन, कॉमास। अब देखो एक चीज बताती हूँ, अगर हम लिखें राम एंड श्याम गोइंग टू द मार्केट, इसमें अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है या नहीं? तो ये क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंसेस नहीं है। क्यों? ये राम एंड श्याम, दीज आर द नाउन्स, ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट हैं, इसमें दोनों वर्ड्स हैं, वर्ड्स। अब देखो ये वर्ड और वर्ड को सेपरेट कर रही है, सब्जेक्ट हैं ये दोनों। तो वर्ड एंड वर्ड को सेपरेट, हमने क्या बोला, कंपाउंड में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, जिसमें जो है या तो हम उसको कॉमा से या किसी कोऑर्डिनेटिंग वर्ड से यूज करते हैं, जो मैंने आपको फैन बॉय बताया। तो उसका क्या है, जैसे शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, एंड ये आ गया आपका फैन बॉय यानी हेल्प, एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, ये दोनों मतलब एक तरह से उसने रिव्यू भी क्लियर कर लिया और एक तरह से उसने अपनी रेफरेंस लिस्ट की, मतलब एक ही इंडिविजुअल है, अपना अपना इंडिपेंडेंटली उसने दोनों काम किए। दूसरा, he organized his sources by theme and then he updated his reference list. Independent clauses which are joined by दो sentences है, ये sentence एक, ये sentence दो, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया था आपका कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। तो सेंटेंसेस जो भी कंबाइंड, इसको मैं दोनों कंबाइंड कर देती हूँ, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, दोनों को कंबाइन कर रही हूँ। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, जिसमें दो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और एक जो है उस पर डिपेंडेंट। जैसे कि शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर, ठीक है, बट शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मैथड सेक्शन। एक तरह से तो इंडिपेंडेंटली उसने लिटरेचर कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसको अभी भी कुछ और मटेरियल चाहिए, यानी वो किसी पे डिपेंडेंट है, उसको और चीज़ों लेने के लिए किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ना, जैसे इंटरनेट पे डिपेंडेंट होगी, कि उसका काम कंप्लीट नहीं है। अगर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, आई लाइक दिस मूवी बट दिस मूवी इज वेस्टेज ऑफ टाइम, मूवी मुझे देखना अच्छी लगती है लेकिन मूवीज जो हैं एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, तो वो क्या है कि कंपाउंड जिसमें आप जोड़ते हो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद इन वर्ड्स के साथ क्या वर्ड्स लगते हैं, until, although, ठीक है, आफ्टर, अदर, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके किसके साथ लगते हैं, कंपाउंड कंबाइंड क्लासेस के साथ। जैसे मान लो विद पिज्जा एंड सोडा एट हैंड दे स्टडीड APA रूल्स फॉर मेनी आवर्स। पिज्जा एंड सोडा उसके हाथ में है और खाते खाते वो क्या पढ़ रहा है, APA रूल्स पढ़ रहा है जो आपकी थीसिस में काम आते हैं, और उसके बाद उसने APA मेथड लिखना शुरू कर दिया। ये दोनों इंडिपेंडेंट थे बट दे आर डिपेंडेंट ऑन पिज्जा एंड सोडा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आपके सेंटेंसेस। तो आई होप कि आपको क्लियर। इसको अगर ट्रिक दे देती हूँ मैं आपको लर्न करने का सेंटेंसेस, जैसे सिंपल है,
अ ट्रिक है। सिंपल सेंटेंस मीन्स सिंगल और इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपका कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन फैन बॉय, फैन बॉय मैंने या कॉमास, सेमीकोलंस। तो फैन बॉय क्या है? F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नो, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो, फैन बॉयज, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो तो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। बट दे आर ज्वाइनिंग विथ कंजक्शनल। देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दे आर अदर देन फैन बॉय, ठीक है। अदर देन फैन बॉय मतलब जो फैन बॉयज में वर्ड्स आ रहे हैं उनको छोड़ के जितने भी वर्ड्स आएंगे सेंटेंसेस में, जैसे आफ्टर, अबाउट, ये सारे जो हैं, ऑल दो, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये किस में आएंगे? आपके कॉम्प्लेक्स। एंड दे आर डिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब दो इंडिपेंडेंट होंगे और एक क्या होगा? आपका डिपेंडेंट। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस सेक्शन जो है अच्छा लगा, और इसमें आप कोई भी क्वेरीज है तो पूछ लीजिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखना। आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपका जो सेंटेंस सेक्शन था वो क्लियर हो गया? फिर हम इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे आपके बाद में। पहले हम थोड़ा सा इंग्लिश का कंसेप्ट समझेंगे। तो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर, वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। अब हमारी और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि 3 बजे जो है प्रेपराइज टीम आपके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने जा रही है। सो डोंट गो एनीवेयर, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, स्टे विद अस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम YouTube चैनल पर आए हैं तो प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।